Okay, so second part, that is dealing with the second part of states of matter, that is dealing with the gaseous state in its core properties. जैसा मैंने कहा मेंशन किया कि ये चैप्टर मेनली गैशियस स्टेट से ही डील करेगा. गैशियस स्टेट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है. बोलने की बात है, बच्चे कई बार कंप्लेन करते हैं कि सर इतना ज़्यादा है गैशियस स्टेट में पढ़ने को, है ना. अच्छा, बिहेवियर ऑफ सब्सटेंसेस अगर हम देखें कि अगर हम गैशियस स्टेट में हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करने की बात करें तो we define the properties of a particular gas by certain parameters, जिसको thermodynamics में आप बोलते हो state of the gas. Now when I say state, that is a slightly confusing term for many students, so let me clarify. जब मैं thermodynamics में कहता हूँ कि state बताओ तो आप बोलोगे सर गैस का स्टेट तो गैशियस है. वाह, स्मार्ट. गैस का स्टेट गैशियस हो, ठीक है, बट थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट का मतलब कि उसके पैरामीटर्स डिफाइन करो, कि जैसे उसका प्रेशर, उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर और उसका नंबर ऑफ मोल्स, कि भाई उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज आपने बता दी, गैस की आपने सारी प्रॉपर्टीज बता, क्योंकि गैस तो आपको दिख नहीं रही ऑब्वियसली, तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई गैस कहाँ है, कितनी है, कैसे बिहेव कर रही है, तो पैरामीटर्स से पता चलेगा. तो वैसे ही जब आप उसका प्रेशर, वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर, उसका नंबर ऑफ मोल्स वगैरह सब डिफाइन करते हो तो उससे आप उस गैस की प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट करते हो, उसकी एनर्जी बताते हो, उसके बिहेवियर को बताते हो. इसको हम कहते हैं उसका स्टेट जानना. तो गैसियस स्टेट की प्रॉपर्टीज आखिर अगर है तो है क्या, लेट्स सी. इन जनरल इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फास्ट जाने वाला हूँ क्योंकि ये स्कूल लेवल से आप पढ़ते आ रहे हो, काफ़ी फैक्चुअल चीज़ें, तो ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है इसमें, फटाफट करेंगे. हाईली कंप्रेसिबल होता है गैसियस स्टेट, ऑब्वियसली. exerts pressure equally in all directions, yes. Lower density than solids and liquids, yes. Volume is not fixed, दुनिया भर को पता है भाई. They assume the volume and the shape of the container. ये लाइन को ज़रा याद करके रखना, एंड ऑफ द चैप्टर में इसके ऊपर काफ़ी सारा नया कुछ सीखने मिलेगा इस लाइन के ऊपर, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको ध्यान देना. भले मैंने कहा कि बहुत सिंपल चीज़ है फिर भी. एंड दे ऑलवेज मिक्स इवनली and completely without any mechanical aid and in all proportions. Now all these things, are they defined for all gases? No. Obviously they are mainly for ideal gases. जो gases हम hypothetically बोलते हैं, जैसे फिजिक्स में आप बोलते हो कि हाँ परफेक्टली ब्लैक बॉडी 100% रेडिएशन ऑब्जॉर्व करता है, कहाँ करता है, एग्जिस्ट ही नहीं करता. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कितना भी डिफॉर्म कर लो अपने शेप पे वापस आता है, फिजिक्स ऐसा बोलता है, एग्जिस्ट नहीं करता, रियल लाइफ में नहीं करता. वैसे ही आइडियल गैस तो हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. आइडियल गैस एक, जैसे आइडियल स्टूडेंट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है. आपको कितना भी बोला जाए पढ़ने को, आपका मन करता है टाइम पास करना. अभी आप यूट्यूब खोल के बैठोगे, आप फेसबुक खोल के बैठोगे, टाइम पास करोगे, होता है, हर बच्चा करता है. आइडियल आपको बनने की चाहत है लेकिन आप हो नहीं, जनरली नहीं होते लोग, हज़ारों में से एक होता होगा, है. वैसे ही गैसेस में भी आइडिया सबको बनना है, बट है क्या, रियल गैसेस है जो हमारे आसपास हम देखते हैं. इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, वही गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ईथेन, हज़ारों लाखों करोड़ों गैसेस की बात हम कर सकते हैं. ये सारी की सारी रियल गैसेस हैं, मतलब इनका बिहेवियर एक्चुअली आइडियल नहीं है. ये हाइपोथेटिकली उन इक्वेशंस को फॉलो करेंगे बट एट सर्टेन कंडीशंस, सब जगह फॉलो नहीं कर सकते. तो हम जो ये प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रहे हैं हम आइडियल गैस के लिए डिफाइन करेंगे ऑब्वियसली, एंड देन लेटर वी विल कम टू द कंक्लूजन कि भाई ये जो गैसेस हैं ये रियल गैसेस और आइडियल गैसेस में फ़र्क है, और जो गैसेस हम देखते हैं, हम जानते हैं जिनके बारे में, वो रियल गैसेस हैं और उनका बिहेवियर आइडियल गैस से काफ़ी हद तक डिफर करता है. दैट इज़ द मेन फंडामेंटल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस पार्ट. अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें ऐसे कुछ पैराग्राफ्स नॉट इम्पॉर्टेंट है तो मैं उसको स्किप करूंगा ऑब्वियसली. यू जस्ट गो टू द इम्पॉर्टेंट वंस. गैस लॉज बचपन से पढ़ते आ रहे हो, स्कूल लेवल से सभी बच्चों ने पढ़ा है. अगेन विल गो अ लिटिल फास्ट एंड विल फिनिश दिस ऑफ. अच्छा, बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ऑब्वियसली
he gave us Boyle's law. Then Charles law, Gay-Lussac's law, and चार्ल्स, बॉयल्स, गै-लुसैक्स एंड एवोगैड्रोस. ये चार जनरली हम लोग गैस लॉज बोलते हैं. और ये चारों गैस लॉज की कॉम्बिनेशन से वी मेक समथिंग कॉल्ड एज द आइडियल गैस इक्वेशन. सिंप्लीफाइड थिंग, डोंट गो इनटू द थियरी ऑफ दिस पार्ट. इसमें से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं. आप क्या करो, इसको सिंपल तरीके से ऐसे याद रखो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गै-लुसैक्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, ये चार है. इनको इक्वेशन के फॉर्म में याद रखो. सिंपल. क्या बोलते हैं ये देखो. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम. अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि किसी भी गैस की स्टेट को जानने के लिए हमें क्या जानना पड़ेगा. प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स. इसमें से फंडा याद रखो कि जब हम लोगों को किसी भी दो के बीच में जब रिलेशन स्टडी करना है तो बाकी दो को फिक्स करना पड़ेगा. एक कॉमन सेंस की बात बता दूं कि जैसे मैं कहूँ कि मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन जानना है तो मुझे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को फिक्स करना पड़ेगा. ये बुद्धिमानी वाली बात है, इसमें कोई ज़्यादा साइंस नहीं, इसमें कॉमन सेंस है. सेम वे अगर मैं कहूँ अच्छा मुझे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स में जानना है, या मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में जानना है, या मुझे प्रेशर और टेम्परेचर में जानना है, तो मुझे ए बी सी डी चार चीज़ें ए और बी के बीच में जानना है तो सी डी को कांस्टेंट, ए और सी के बीच में जानना है बी और डी को कांस्टेंट, ए और डी के बीच में जानना है तो बी और सी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो सीधी बात है. बस वही यहाँ पे बिल अप्लाई की है. अब आप समझोगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा. आप बोलोगे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी. दिस इज ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्व कर सकते हो. मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कंप्रेस होगी, प्रेशर रिलीज करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी. थम्स अप की बोतल खोलो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा, है ना. आपने प्रेशर खोला, प्रेशर रिलीज किया, बाहर आ गया, एक्सपैंड हो गया. और आपने उसको ज़बरदस्ती ये करके बंद किया, कंप्रेस कर दिया, तो वॉल्यूम छोटी हो गई, आपने प्रेशर बढ़ा दिया. अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब प्रेशर बोलते हैं तो एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस कंप्रेस हो गई. बट क्या सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? नहीं. आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि इंटरनल प्रेशर भी इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना. अच्छा, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बट यू विल नॉट राइट इट लाइक दिस. यू विल राइट इट इन दिस मैनर. P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. अगर कोई चीज़ में इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो उसका प्रोडक्ट जो है वो आपको कांस्टेंट मिलेगा, है ना. ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ में इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो उसका क्या होगा, प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलेगा. और कहीं पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो क्या होगा, उसका डिवीजन कांस्टेंट मिलेगा, है ना. सो यहाँ पर रीअरेंजिंग वगैरह वगैरह ये सब बहुत टाइम पास है. अगेन nobody is going to ask you the derivation in your NEET exam, so don't waste your time with it. Just remember P1 V1 is equal to P2 V2, which is a constant. P1 by P2 is equal to V2 by V1. ठीक है. अच्छा, ग्राफ्स है, ग्राफ्स को भी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे. बट बिफोर वी गो टू द ग्राफ्स, लेट्स टॉक अबाउट चार्ल्स लॉ. पहले चारों लॉज देख लेते हैं, फिर विल गो बैक टू द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. आइसोथर्म्स जिसको हम कहते हैं, बिकॉज वो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ऑपरेट करा है. तो आइसो मीन्स सेम और कॉन्स्टेंट, एंड थर्म मतलब थर्मल, ऑब्वियसली टेम्परेचर. चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. चार्ल्स ने क्या बोला, उन्होंने हॉट एयर बलून के ऊपर, चार्ल्स और गै-लुसैक दोनों ने हॉट एयर बलून टेक्नोलॉजी पे काफ़ी सारा काम किया. और उन्होंने कहा फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन कूलिंग. द वॉल्यूम will always increase by 1 by 273.15 of the original volume at 0 degree Celsius. So let's say I say volume at 0 is denoted by V naught, and I say volume at T, है ना, volume at T degree Celsius is VT. So V
अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इज VT यानी फाइनल वॉल्यूम इज इनिशियल प्लस इनिशियल अपॉन 273.15. 273.15 का कन्वर्जन फैक्टर कहाँ से आया? बिकॉज 1 डिग्री सेल्सियस 273.15 सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है, पता है अपने को। तो वो जो फैक्टर है वो वहां से आया है ना। ठीक है, तो ये इतने फैक्टर से बढ़ेगा। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लस साइन है ना, प्लस साइन मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन है कि इनवर्स प्रपोर्शन? कॉमन सेंस, देयर इज डायरेक्ट प्रपोर्शन। सो अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस पार्ट, ये जो यहाँ पर दिया उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैन जस्ट रिमेंबर दिस सिंपल इक्वेशन, दैट इज फाइन। they've taken V naught as the constant, by the way they've taken V naught as the constant, ठीक है, और rather कॉमन फैक्टर, कांस्टेंट नहीं बोल सकते, कॉमन फैक्टर बोल। अच्छा, केल्विन टेम्परेचर और केल्विन स्केल को हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं। वी नो दिस एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि 0 डिग्री सेल्सियस को 273.15 केल्विन कहना है। केल्विन स्केल को थर्मोडायनेमिक स्केल भी कहा जाता है बिकॉज ये सारे साइंटिफिक कैलकुलेशंस में स्टैंडर्ड माना गया है। तो मैंने कहा कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अगर मैं कहूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्वर्स प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन था ना, तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन जितना टेम्परेचर उतना वॉल्यूम। गर्म करो, ट्राई करके, मतलब ट्राई मत करना घर पे इसको, बट अगर मेरे पास सपोज एक कंटेनर में गैस है, कुकर में गैस है या किसी चीज़ में गैस है, उसको हीट करूँ, गैस फटेगी ना, एक्सपैंड होगी ना, वॉल्यूम बढ़ेगी ना। जितना टेम्परेचर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम बढ़ेगी। ऑब्जर्वेबल है यार, सीधी बात है। इसके ऊपर तो जेम्स वॉट ने पूरा इंजन बना दिया था इस लॉजिक पे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो उसका जो टेम्परेचर का V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 ये रिलेशन आपको मिलेगा, यानी कि उसका डिवीजन कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट कांस्टेंट है, इसका डिवीजन कांस्टेंट होगा। और आप फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आंसर निकाल सकते हो। न्यूमेरिकल्स में इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा कि भाई इतने टेम्परेचर पे इतना वॉल्यूम था तो इतने टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम होगा। सिंपल, जस्ट रिप्लेस द वैल्यूज एंड यू गेट द आंसर। नीट में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। सो सेम फंडा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ठीक है। So in short, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई भी टेम्परेचर चलेगा क्या? नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही चाहिए, यानी कि केल्विन स्केल में ही चाहिए। कैसा चाहिए? केल्विन स्केल में ही चाहिए। ठीक, उसके ऊपर भी ग्राफ है, एज आई सेड, ग्राफ के ऊपर आएंगे हम लोग। यहाँ पर एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, तो जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा था तो आइसोथर्म बोला था, एट कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है तो आइसोबार बोलेंगे, बिकॉज बारिक और बैरो विच मीन्स प्रेशर। अच्छा, तीसरा है गेलुसैक्स लॉ, तो प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वो बोलता है ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा प्रेशर टेम्परेचर मेजर करना है तो कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए। प्रेशर ऑफ गैस वेरीज डायरेक्टली विद टेम्परेचर। वॉल्यूम भी टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है और प्रेशर भी टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है। अगेन गोइंग बैक टू आवर इक्वेशंस हियर, इफ आई राइट इट लाइक दिस, के-लुसाक्स लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सीधी बात है। Pressure is directly proportional to temperature. P1/T1 is equal to P2/T2। अच्छा, ये भी समझ में आ गया सर, इजी था। ठीक, कोरिक, कोरिक का मतलब वॉल्यूम। अच्छा, तो यहाँ पे बोला भाई एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसीलिए इसके ग्राफ को आइसोकोर बोला, इसको आइसोबार बोला, पहले वाले को आइसोथर्म बोला था। लॉजिकल है, बहुत सिंपल चीज़ है। लास्ट आता है
एवोगैड्रोस लॉ, दैट इज वॉल्यूम, है ना। अमेडियो एवोगैड्रो, बहुत सारे बच्चों को इसका फर्स्ट नेम पता ही नहीं होता, वैसे आपको मैंने बताया था अमेडियो एवोगैड्रो। अभी रिसेंटली हमने एवोगैड्रो नंबर के ऊपर काफ़ी सारी चर्चा की भी थी। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23, है ना। अमेडियो एवोगैड्रो के ऑनर में वो दिया गया था। इन्होंने क्या किया कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सेम कंडीशंस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये प्रूव करके ये बताया है। तो इसका मतलब अगर इसको अलग तरीके से देखा जाए कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ मोल्स, तो आप बोलोगे हाँ ये तो कॉमन सेंस, काफ़ी लॉजिकल लग रहा है सर, ये तो सही बात है कि भाई ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स तो ज़्यादा वॉल्यूम, 10 मोल है तो इतनी वॉल्यूम होगी, 100 मोल होगी तो ज़्यादा वॉल्यूम होगी, 1000 मोल है तो और वॉल्यूम होगी, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स उतने ज़्यादा वॉल्यूम। लॉजिकल बात है, काफ़ी सिंपल है। बट ही सेड not only do you have to study the variation, you also have to understand this statement कि irrespective of what type of gas you're talking about, अगर वो आइडियल है ये मान के चल रहे हो आप, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि सारी गैसेस वैसे तो रियल होती है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि आइडियल गैस है, हमने हाइपोथेटिकली मान लिया कि सारी गैसेस आइडियल बिहेवियर दिखाती हैं, समझो। सो इन दैट केस इक्वल number of moles or equal volumes will contain equal number of particles. That is important. That is what he showed. And we know for sure, हमने mole concept में ये पढ़ा भी है. What is that number? He said, for every gas, each 1 mole quantity अगर मैं देखूँ contains, अगर मैं ideal gas की बात कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा मैं सारी gases को ideal मान के ही ये बात बोल रहा हूँ, contains NA number of particles, whether it is molecules or atoms. जैसे inert gas है तो atoms होंगे, और बायोमोलिकुलर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह तो मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये इन्होंने फिक्स करके बता दिया। कैसे, उसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझते हैं। उन्होंने बोला भाई V इज प्रोपोर्शनल टू N, तो V इज इक्वल टू KN, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, दोबारा यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, आप देखेंगे कि आपको कोरिलेशन समझ में आ जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। सो V1 बाय N1 V1 बाय N1 इज इक्वल टू V2 बाय N2। ठीक है, सही बात है। तो चारों लॉज के इक्वेशन तो समझ में आ गए, उनके पीछे का थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ लेते हैं जरा, चौथे वाले का। वो बोला नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। सर ये तो हम लोग को नींद में भी आता है, बचपन से कर रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में अभी करवाया भी था मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो बोलता है कि अगर हम लोग मोलर वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, कोई भी गैस हो, जैसे वो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आइडियल गैस कितने भी दिए उसने, 1 बार प्रेशर, और ये मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस, ये टेम्परेचर और ये 1 बार मतलब स्टैंडर्ड प्रेशर। नाउ इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, पहले हम 1 ATM पढ़ाते थे, अब सर 1 बार क्यों ले रहे हो। देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा मस्त अपडेट दिया हुआ है NCERT वालों ने, ये रिसेंट लेटेस्ट बुक है, उसमें मिलेगा आपको, है ना, 2019 की एडिशन है ना। अगर आपके बुक में नहीं है तो एक बार सिर्फ चेक कर लेना, यहाँ से जूम करके या पॉज करके देख लेना, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ कि 1 बार और 1 ATM में स्लाइट फ़र्क है। हम 1 ATM ही मान के चलते थे STP पे, बट आजकल हम लोग STP नहीं, एक्चुअली हम लोग SATP बोलते हैं, एम्बियंट मतलब सराउंडिंग का, एम्बियंट वर्ड डाल दिया उसमें। और वहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई अब आप ATM नहीं, अब आप बार यूज़ करना, तो थोड़ा सा माइनर चेंज, माइनर बट आपके इंटेंस एंड पर्पसेस के लिए, आपके लेवल के लिए अगर बोले तो आप 1 ATM यूज़ करो, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो बोलता है भाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर वैल्यूज, क्योंकि आपको टेम्परेचर प्रेशर चेंज करना अलाउड नहीं है, क्योंकि हम वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के बीच में चेक कर रहे हैं ना, तो टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रखना पड़ेगा। Said at STP molar volume of every ideal gas will always occupy
22.7 ना, यहाँ पे 22.7 लिखा है, बट हम लोग क्या स्टैंडर्ड वैल्यू मानते हैं बच्चों, ये आपको पता है 22.4 TM क्यूब, और आप बोल सकते हो 22.4 लीटर्स। इसका ये मतलब कि एट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस और एट STP, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, इनर्ट गैस हो, मीथेन हो, इथेन हो, कोई भी गैस हो, वो 22 लीटर ही ऑक्यूपाई, 22.4 लीटर ही ऑक्यूपाई करेगा, एक मोल ऑफ दैट गैस। सो 22.4 लीटर्स पर। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है, तो ये जो चारों किए इसको कंबाइन करो, बन गया आइडियल गैस इक्वेशन। एकदम आसान, बहुत आसान, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करने का इसके पीछे। क्या बोलता है, बोलता है प्रेशर वॉल्यूम से इन्वर्स है, प्रेशर टेम्परेचर से सेम है, वॉल्यूम भी टेम्परेचर से सेम है, और वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल से भी सेम है। तो P है ना, प्रेशर टेम्परेचर के साथ सेम, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम के साथ इन्वर्स, ऐसा है ना। तो PV इज इक्वल टू NT, इज प्रोपोर्शनल टू NT, और हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली इक्वल टू करने के लिए। तो PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, ऑब्वियसली ओरिजिनली ऐसा था, ध्यान से देखना, P इज NT बाय P। क्यों? क्योंकि ये वॉल्यूम यहाँ जाएगा तो वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। फिर V को इधर लेके गया, देख PV इज इक्वल टू, और PV इज प्रोपोर्शनल टू NT, एंड देयरफॉर इक्वल टू साइन डालने का है तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा ना। दैट कांस्टेंट इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दैट इज R। R क्या है? R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। क्या है वैल्यू? 8.314 जूल पर मोल केल्विन। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये जूल कहाँ से आ गया अचानक, तो थोड़ा सा डिराइव करके देखते हैं। PV इज इक्वल टू nRT, सो R विल बी PV बाय NT। चेक करो, देखो इजीली मिल गया। PV इज वर्क डन, वर्क डन इज इन जूल, वी नो, प्रेशर वॉल्यूम वर्क थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या है? मोल, नंबर ऑफ मोल्स n मोल है, और टेम्परेचर क्या है? केल्विन, तो जूल पर मोल केल्विन। इतना आसान है यार। वैल्यू इज 8.314। अच्छा तो इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ को कंबाइन करके बनाया, रीअरेंज करके बनाया। R is called gas constant. It is the same for all gases, also called universal gas constant. And this equation is called ideal gas equation. जो मैंने कहा वापस यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है as it is रिपीट पे। PV is equal to nRT। R की वैल्यू अगर आप देखें 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है। The ideal gas equation is the relation between the four variables। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, फोर वेरिएबल्स क्या है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। किसी भी गैस की पूरी स्टेट, पूरी परिस्थिति, पूरी कंडीशन को वो डिस्क्राइब करते हैं। तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन फोर वेरिएबल्स एंड डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस। अगेन देयरफॉर इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। गैस की पूरी, जैसे आपको किसी को मेरे बारे में अगर बताना होगा तो बताओगे ना कि अच्छा हाँ सर हैं, थोड़े छोटे हाइट में, थोड़े मोटे से हैं, जो मुझे नहीं जानता उसको आपको बताना है कि अच्छा चश्मा लगाते हैं बड़ा सा, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, डॉक्टर भी हैं। आप मेरे बारे में कुछ उनको चीज़ें बताओगे। वैसे ही गैस नहीं पता, गैस के बारे में नहीं मालूम, तो कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाँ उसका प्रेशर इतना है, उसका वॉल्यूम इतना है, उसका टेम्परेचर इतना है, उसके नंबर ऑफ मोल्स इतने, हाँ समझ में आ गया, राइट? वैसे तो इसलिए उसका स्टेट बताने के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं, डायरेक्ट आपको MCQ में पूछी जाती हैं। जैसे कि अगर आप PV इज इक्वल टू nRT तो आइडियल गैस इक्वेशन हो गया।
P1 V1 बाई T1 इज P2 V2 बाई T2। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने R को नहीं घुसाया, सिर्फ जो तीनों वेरिएबल्स उनको डाल दिया फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस, n नहीं डाला इसमें। तो ये जो है P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2 इज कॉल्ड द कंबाइंड गैस लॉ, इज कॉल्ड द कंबाइंड गैस लॉ। तो बॉयल्स, चार्ल्स और गेलुसैक्स पहला तीन जो है उसका कॉम्बिनेशन है तो कंबाइंड गैस लॉ, चारों का कॉम्बिनेशन है तो आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, समझ गए? अच्छी बात। डेंसिटी से इसका क्या लेना देना, इसमें भी बहुत सारे बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्लियर आउट कर देता हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान चीज़ है। अगर मैं कहूँ पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। बोलोगे हाँ बरोबर है सर, पी वी इज इक्वल टू एम बाय एम आर टी। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर मैं मास को यहां लेके जाऊं, समझ लो यहां पे P इंटू एम बाय आर टी और गिवन मास अपॉन गिवन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट? डेंसिटी, है ना? चार्ज, ये डेल्टा वाला नहीं है, डेल्टा ऐसा लिखा था, ध्यान देना, गड़बड़ नहीं करना। डेंसिटी रो, तो पी एम बाय आर टी दैट इज तो आप देखेंगे डेंसिटी बाय मास और मोलर मास इज पी बाय आर टी। ये इक्वेशन आपको दिया जो मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया आपको, ये इजी है। डेंसिटी बाय मोलर मास इज इक्वल टू पी बाय आर टी। तो इससे क्या प्रूव होता है कि डेंसिटी का भी डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कोरिलेशन है उसके मोलर मास से और उसके बिहेवियर से, उसके प्रॉपर्टीज से, गैस की। ठीक, आप बोलोगे ओके, ये रहा मोलर मास इज डेंसिटी इंटू आर टी बाय पी। ठीक, तो मोलर मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, सीधी बात है ना। अच्छा, वैसे ही और एक साइंटिस्ट थे जैसे बॉयल्स, चार्ल्स, गेलुसैक्स ने अपने अपने गैस लॉज दिए। डाल्टन ने भी एक लॉ दिया था जिसका नाम था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इन्होंने बहुत एक सिंपल चीज़ बोली, बहुत ही अच्छी सिंपल सी स्टेटमेंट थी इनकी, कि जब मिक्सचर ऑफ गैसेस है हमारे पास, क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उन मिक्सचर ऑफ गैसेस का जो टोटल प्रेशर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल, जैसे चार अलग अलग गैस है मिक्स कर दी तो प्रेशर ऑफ 1 प्लस प्रेशर ऑफ 2 प्लस प्रेशर ऑफ 3 प्लस प्रेशर ऑफ 4 इज इक्वल टू टोटल प्रेशर। दैट इज व्हाट ही मेंट, सिंपल। ही सेड टोटल प्रेशर exerted by any mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressures of the individual gases. That is P total is P1 plus P2 plus P3. Individual pressures are called partial pressures. Simple. अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा वेरिएशन आता है, देखो। Gases are generally collected over water and therefore are moist. अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया सर अचानक? वाटर, जब आप गैस को कलेक्ट करते हो, केमिकल एक्सपेरिमेंट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आप फ्लास्क में या बीकर में गैस को कलेक्ट करना चाहते हो ना, आपने स्कूल में किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, मिल्की वाइट अपीयरेंस हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू पास करने पे, वगैरह वगैरह। खैर, तो दे आर कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। बट आपको प्रेशर चाहिए किसका? ड्राई गैस का। आपको पानी का प्रेशर नहीं चाहिए, आपको ड्राई गैस का चाहिए। सो विच मीन्स जो आपको टोटल प्रेशर मिला, जो मेजर करने पे आपको टोटल प्रेशर मिला, उसमें से वाटर यानी वाटर मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर निकालोगे तो आपको ड्राई गैस का प्रेशर मिलेगा, है ना। सपोज मुझे ये बॉटल का वजन निकालना है तो मुझे इसमें से पानी हटाना पड़ेगा, हर एक एक बूंद पानी हटाना पड़ेगा, फिर बॉटल का वजन पता चलेगा। वैसे ही अगर मेरे को मॉइस्ट गैस में से ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए तो वाटर का वेपर प्रेशर उसमें से माइनस करना पड़ेगा, एंड दैट वेपर प्रेशर exerted by the water vapor is called aqueous tension.
तो प्रेशर ऑफ अ गैस इफ आई वांट टू कैलकुलेट आई विल से पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन। ये आपको जनरली यूज करने को नहीं आएगा कभी भी नीट में, बट थियोरेटिकली ये पॉइंट से भी याद रख लेना। 3 जो चीज़ें सेंटेंसेस मैंने मार्क किए वो सिंपल है, उतना याद रख लेना, ठीक है। Partial pressure in terms of mole fraction. Technically not part of this, should not be a part of this topic, but because it's given here, we'll discuss it. There is a law that we have already discussed called Raoult's law. मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, Raoult's law है ना, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव में हमने इसको काफ़ी इन डेप्थ वैसे डिस्कस किया था, दोबारा करेंगे ऑब्वियसली रिवीजन में। बट राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें तो वो क्या बोलता है कि भाई प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इट्स इनिशियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट। ये सेंटेंस देख के बच्चों को थोड़ा सा बाउंस हो जाता है कि सर ये आपने डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दिया, समझाता हूँ। सपोज मैं कहूँ प्योर वाटर का सैंपल है आपके पास, क्या है, प्योर वाटर का सैंपल है। कैन द प्योर वाटर सैंपल फंक्शन एज माई सॉल्वेंट, यहाँ सॉल्वेंट, ठीक है। अब दूसरा मेरे पास कंपैरिजन के लिए प्योर वाटर प्लस सॉल्ट है, ठीक है। तो सॉल्ट यहाँ पर क्या है, बोलोगे सर सॉल्ट तो मेरा सोल्यूट है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो आपने बना दिया सर ये एक्चुअली मेरा सॉल्यूशन है, सही है, यहाँ तक तो क्लियर। सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो पी इनिशियल यानी कि प्योर फॉर्म में, सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो पी फाइनल, ठीक। अच्छा, मोल फ्रैक्शन क्या है, x1 x2। x1 किसका है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, और x2 कैसा है, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ये भी ठीक है। तो यहां पर सिंपल तरीका है समझने का, फॉर एनी गिवन कंपोनेंट उसका जो सॉल्यूशन का फाइनल प्रेशर है वो है उसका ओरिजिनल इनिशियल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। डेरिवेशन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, दिस P1 is x1 into P total, P2 is x2 into P total, P3 is x3 into P total। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन PA is x of A into P total। सिंपल, मतलब कि जो फाइनल प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट है वो उसका ओरिजिनल प्रेशर इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन होगा, ठीक है। ये पार्ट इस चैप्टर से ज़्यादा अच्छी तरह आपको सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में समझ में भी आएगा और वहाँ पे हम डिस्कस भी करेंगे ज़्यादा, तो इस पर मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सॉल्यूशन कॉलिगेटिव में तो बहुत अच्छी बात है, तो समझ गया होगा इस हमने डिस्कस किया है इसको, ठीक। So here is this second part of the chapter, that is dealing with your gaseous state and the gas laws। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे द काइनेटिक थियरी।